दोस्तों जियो फाइनेंशियल की बात करें तो रिलायंस ग्रुप ने इस कंपनी को डीमर्ज करके अलग कर दिया है। क्या ये आने वाले समय में रिलायंस की जो मुख्य कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज उसको पछाड़ के उससे आगे निकल सकता है? क्योंकि इससे पहले बजाज ग्रुप में भी ऐसा हो चुका है कि उनकी जो सब्सिडीज कंपनी थी वो आगे निकल गई थी क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही थी। तो क्या ऐसी संभावना यहाँ पर भी बन रही है? तो अच्छे से समझेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर क्या संभावना है। क्या यह मार्केट लीडर बन सकती है बजाज ग्रुप को पछाड़ के? इसके अंदर क्या पॉजिटिव संभावना है और क्या इसके नेगेटिव पहलू वो भी जानेंगे। और इन्वेस्टर का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, क्या इस समय इस मौके का फायदा उठा के जब स्टॉक काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है क्या इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करो। आज BSE सेंसेक्स में गिरावट का माहौल बना हुआ है। कल मुहूर्त ट्रेडिंग में जितना बाजार दौड़ा था उतनी ही गिरावट आज फिर देखने को मिल रही है। 64,918 के स्तर पे 340 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.52% डाउन है BSE सेंसेक्स, लगभग आधा % की गिरावट है। BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है, देख सकते हो कि 9,557 के स्तर पे 0.19% की गिरावट है। और इसका कुछ असर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में देखने को मिल रहा है क्योंकि आज बाजार में नरमी है तो यहाँ पर भी कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक की शुरुआत 223 पर हुई, नेगेटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 225 के आसपास, लेकिन इंट्राडे में 225 का हाई भी बना, यानी कल के लेवल तक स्टॉक पहुंचा। जो लो है वो 222 का है, लेकिन इस समय स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी अच्छा रिकवर किया, 224.95 के आसपास है, जहाँ पे मात्र 2.7% की ही गिरावट है। यानी अगर कुछ माहौल पॉजिटिव बना तो ये स्टॉक फिर से कमाल कर सकता है। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 202 इसका 52 वीक का लो है और हाई जो है वो 266 का है। तो डी मर्जर के बाद स्टॉक में आप देखें तो एक अच्छी सी तेजी बनी, उसके बाद उसी समय गिरावट का माहौल बन गया, स्टॉक काफ़ी नीचे है, लेकिन अब निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका है। 202 से इस समय स्टॉक आपको लगभग 22 रुपये ऊपर मिल रहा है स्टॉक। अब कंपनी ने अपने बिजनेस का ऐलान कर दिया है, कंपनी के बिजनेस शुरू भी हो चुके हैं। जो मुख्य बिजनेस है वो है लोन का बिजनेस। हर तरह का कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे होम लोन हो या फिर व्हीकल लोन हो, पर्सनल लोन हो, कॉर्पोरेट लोन हो, इस तरह से लोन सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और आप देखें तो इसके लिए इन्होंने ऐप शुरू किया, उस ऐप के माध्यम से सारी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन। इसके अलावा कंपनी का इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस है, यानी कंपनी हर तरह के इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए इन्होंने 24 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप किया है। आप देख सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हर तरह के इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करे। इसके अलावा कंपनी का बिजनेस है पेमेंट बैंक का, यानी कंपनी एक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हर तरह के पेमेंट बैंक। और आप उसके माध्यम से देखें तो आप UPI ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो और दूसरे हर तरह के लेन देन कर सकते हो। पेमेंट सोल्यूशन, यानी आप देखें तो कंपनी आपको एक वॉलेट प्रोवाइड कर रही है जिसके माध्यम से आप हर तरह के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त है और आने वाले समय इस बिजनेस का फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली बात है, क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल सेक्टर को डिस्टर्ब कर देगा जिस तरह से इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में किया था। आप देख सकते हो कि टेलीकॉम सेक्टर में जब एंट्री की तो इन्होंने मार्केट शेयर बहुत तेज़ी से अपने बढ़ाया और इसके लिए इन्होंने एक एग्रेसिव रणनीति बनाई फ्री इंटरनेट की। इन्होंने लोगों को फ्री इंटरनेट बांटा जिससे कस्टमर बेस बढ़ने लगा और सिर्फ 8 साल के अंदर वो मार्केट लीडर बन गए, बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ के। वोडाफोन आइडिया अच्छी पोजीशन में थी, आज वो देखें तो उनकी कंडीशन खराब हो गई। तो एक तरह से देखें तो मार्केट लीडर बने और ये जो एग्रेसिव तरीके से जो इनका बिजनेस करने का तरीका है वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल सेक्टर में भी ऐसा ही एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं और अपनी रणनीति के तहत वो आने वाले समय में मार्केट के लीडर भी बन सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि कंपनी इस समय टारगेट करिए रूरल एरिया और अर्बन एरियाज़ को, ऐसे कस्टमर को वो टारगेट करें जो अभी तक इंश्योरेंस की सेवाएं नहीं ले रहे और फाइनेंशियल सेक्टर की सेवाओं से दूर है, उनको टारगेट किया जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो कि बजाज ग्रुप की तरफ से भी जो बड़ा स्टेटमेंट निकल रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका मार्केट शेयर सिर्फ हमने 2% हमारे पास है, अभी 98% बाकी है। तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस अभी बाकी है और इसी को जियो फाइनेंशियल सर्विस टारगेट कर रहा है, जिससे लग रहा है कि आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि इसकी जो बागडोर संभाली गई है, तो डायरेक्टर जो है वो है केवी कामत, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इससे पहले उन्होंने ICICI बैंक में अपनी सेवाएं दी हुई है, तो उनके इस अनुभव के दम पे ये स्टॉक कमाल कर सकता है। कंपनी अब देख सकते हो कि बहुत बड़े मार्केट कैप के साथ काम कर रही है, यानी 1,42,854 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की मात्र 225 का, लो 203 का और हाई 278 का है। स्टॉक का पी 5,682 का है, तो स्टॉक का पी ज़्यादा है फिलहाल। बुक वैल्यू इसकी 182 की, यानी अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा ही आपको ऊपर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हो कि यह स्टॉक आने वाले समय में लार्ज कैप में शामिल हो सकता है। तो देख सकते हो कि जनवरी से जो आप देखें जो नई लिस्ट जारी होगी, इस लिस्ट के अंदर आप देखें तो जो म्यूचुअल फंड इन इंडिया एसोसिएशन MFI की जो लिस्ट है
जो जनवरी से नई उसमें वापस उसमें कैटेगरी में ऐड होंगे उसमें ये लार्ज कैप में शामिल हो सकता है। फरवरी से आप देखें तो उस लिस्ट में इनकी जगह मिल जाएगी, तो ये लार्ज कैप में शामिल होगा। तो आप देख सकते हो बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो फंड हाउस है वो यहाँ से निकले, क्योंकि रिलायंस की वजह से इनको शेयर मिले थे बोनस के रूप में, तो उन्होंने यहाँ पे निवेश रखा था, लेकिन अब उन्होंने निकाला है। वो जल्द ही वापस सारा इन्वेस्टमेंट आएगा और बहुत बड़ी यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बन जाएगी। सबसे जो बड़ी बात है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और बजाज ग्रुप की जो 2 कंपनियों को छोड़ के इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है। बजाज फाइनेंस जिसका मार्केट कैप 4,46 करोड़ का है, बजाज फिनसर्व जिसका मार्केट कैप 2,53,000 करोड़ का है, जियो फाइनेंस सर्विस जिसकी मार्केट कैप इसमें 1,42,000 करोड़ के आसपास है। तो आप देखो कि ये 3 नंबर की कंपनी है। उसके बाद में जो मार्केट कैप है चोलामंडल फाइनेंस का, जिसका 96,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। बजाज होल्डिंग जिसकी प्राइस तो 7,000 के आसपास है, लेकिन मार्केट कैप मात्र 79,000 करोड़ का है। श्रीराम फाइनेंस जिसकी प्राइस 2,000 के आसपास है, मार्केट कैप मात्र 73,000 करोड़ का है। एसबीआई की भी प्राइस 750 के, लेकिन मार्केट कैप मात्र 71,000 करोड़ के आसपास। तो इसमें देख सकते हो कि जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप है, जिस हिसाब से बिजनेस है, इसकी प्राइस 2,000 आराम से हो सकती है आने वाले 5 से 10 सालों में। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना है और ये आने वाले समय निकट भविष्य में रिलायंस इंडस्ट्री को भी पछाड़ सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है। अब इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट निगेटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 75.66% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है, जो 44.84 करोड़ के आसपास रहा है। सेकंड पॉइंट पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 4,947% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है, जो ईयर बेसिस पे 148 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 81% की गिरावट है। और ये निगेटिव पॉइंट है क्योंकि आप देखो इसमें 31.25 करोड़ के आसपास ही एनुअल नेट प्रॉफिट रहा है। अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 4,272% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 88.76 करोड़ के आसपास रहा है। एक पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 14.19% की गिरावट देखने को मिली है। अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.04 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट निगेटिव और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 0.17 है, लेस देन 10% है, इसलिए एक निगेटिव पॉइंट है। एक पॉइंट न्यूट्रल बना हुआ है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लगभग अनचेंज है, 4.71% के आसपास है। एक पॉइंट और न्यूट्रल वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें 46.77% की होल्डिंग प्रमोटर की है। फिलहाल देख सकते हो कि ये भी एक अनचेंज पॉइंट है। और आप देख सकते हो कि पॉजिटिव पॉइंट है, प्रमोटर ने कोई गिरवी शेयर रखे हुए नहीं है। तो यहाँ पे अब आप देखें तो आपको टोटल जो पॉजिटिव पॉइंट है वो 4 दिखाई देंगे, और अगर हम निगेटिव पॉइंट देखें तो वो भी आपको 4 ही दिखाई देंगे। इसके अलावा 2 न्यूट्रल पॉइंट है। तो लगभग इस समय बैलेंस बना हुआ है, लेकिन एक लंबी रेस के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। यहाँ पे देख ही सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही शानदार है, 46.77% की होल्डिंग प्रमोटर की है, और इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। आप देखें डीमर्जर के बाद होल्डिंग इन्होंने और बढ़ा दी है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एफआई का बहुत भारी निवेश है, 21.5% की शेयर एफआई के पास है। डीआई की भी अच्छी खासी खरीदारी है, 13.64% के शेयर एफआई के पास है। जनरल पब्लिक के पास मात्र 17.86% के ही शेयर, यानी जनरल पब्लिक के मुकाबले एफआई ने काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है। ऐसे में ये एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से निवेश करने जैसा स्टॉक है। आने वाले समय आराम से 2,000 का टारगेट आपको दिखा सकता है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, बहुत सारी संभावना, ये मार्केट लीडर बनने की इसके अंदर काबिलियत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।